Hello, electronics second year. Last we have completed the few topics about the filters, band pass filter and filters basic applications and all. Today we are going to be discuss the theorem to find out the relation between attenuation constant, attenuation constant alpha and characteristics of a filter. जब हम कभी भी we want to find out the relation between the attenuation constant and characteristics impedance, then we have to take an help of the theorem. तो this is the theorem over here. किसी भी फिल्टर में आपके दो चीज़ें होती हैं. हमने ये कहा कि वो जैसे सपोज ये आपका फ़िल्टर है, ये देखिएगा, ये सपोज आपका फ़िल्टर है, टी टाइप भी हो सकता है, पाई टाइप भी हो सकता है. मैं आपको लास्ट की चीज़ पहले समझा रही हूँ, तब आपको समझने में थोड़ा ईजी रहेगा कि मैं थ्योरम क्यों यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. जैसे ये आपका फ़िल्टर है, ये आपका यहाँ से कोई सोर्स है आपका, जहाँ से भी आप सिग्नल ले रहे हो. बताया था मैंने आपको, सोर्स होता है, लोड होता है और बीच में जनरेटर, वो सोर्स होता है, लोड होता है, बीच में आपका फ़िल्टर होता है. यहाँ की पूरी पावर को ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है. ये समझाया था. अब जो है फ़िल्टर नेटवर्क में हमें ये बताना है, चाहे वो टी टाइप भी हो सकता है, पाई टाइप भी हो सकता है. मैंने यहाँ पे टी टाइप बनाया है, ठीक है. अब देखिएगा कि जैसे आपका ये फ़िल्टर है, अब आपने ये आपका टी टाइप फ़िल्टर था, ठीक है. आपको पता है जो फ़िल्टर बनता है वो आपका इंडक्टिव और कैपेसिटिव, इंडक्टर और कैपेसिटर को लेके बनता है, ठीक है. तो जो आपका इंडक्टर और कैपेसिटर को लेकर बनता है, तो मैंने आपको बताया था ये आपके एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होते हैं, तो उसमें पावर का लॉस नहीं होता, ठीक है. तो ये है आपका नेटवर्क, फिल्टर नेटवर्क. अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इस नेटवर्क को, इस फिल्टर को टर्मिनेट किया है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस से, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नोट से, ठीक है. अगर मैंने इस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नोट से इसको क्या किया, टर्मिनेट किया है, ठीक है. और अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो है वो क्या है, प्योर रेजिस्टिव है, ठीक है. तो अगर ये आपने जो इसको टर्मिनेट किया है जेड नोट से, और अगर ये जेड नोट जो है प्योर रेजिस्टिव है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका पावर का लॉस होगा, क्योंकि जो रजिस्टर है वो पावर का क्या करता है, लॉस करता है, क्योंकि वोल्टेज को ड्रॉप करता है ना, तो पावर का लॉस करता है. लेकिन अगर ये जो इम्पीडेंस है आपकी, अगर मैं इसी तरफ अगर आपका जेड नोट जो है वो क्या है, रजिस्टिव ना हो के, लोड जो है वो आपका क्या है, रिएक्टिव है. अगर लोड आपका क्या है, रजिस्टिव ना हो के, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जेड नोट की वैल्यू एक बार तो हमने मानी है आर के बराबर है, लेकिन अगर ये आर के बराबर नहीं है, किसके बराबर है, ये आपकी रिएक्टिव है, एक्स के बराबर है, तो उस केस में पावर का लॉस, इस केस में पावर का लॉस नहीं होगा, इस केस में पावर का लॉस होगा. ये तो रही जेड नोट की बात. अगर मैं इसमें कहूँ अल्फ़ा के साथ में, ठीक है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि फ़िल्टर के लिए आपकी दो चीज़ें काम करती हैं कि आप कि किस रेंज के लिए वो पास करे, किस रेंज के लिए वो रोके. तो आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, आपका फ़िल्टर यही काम करता है कि आप कब क्या कर रहे हो, सिग्नल को पास कर रहे हो, कब किस वाले के लिए आपको पास करना है, किसके लिए रोकना है. जिसके लिए आपको पास करना है, जिसके लिए आपको पास करना है, उसके लिए अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, मतलब कोई भी अटेन्यूएशन नहीं होगी, कोई भी कुछ भी नहीं रोकेगा, ठीक है. लेकिन जहाँ पे आपको नहीं रोकना, जैसे यहाँ पे आपको रोक देनी है, ये वाली रेंज जिस फ्रिक्वेंसी को आपको पास नहीं करना है, उसकी वैल्यू अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जैसे आपका अगर जेड नोट आपका आर के बराबर क्या है, अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो लोड की है वो आर के बराबर रेजिस्टिव है, तो वहाँ पे पावर का लॉस नहीं होगा. मतलब सोर्स से पूरी पावर आपको का फिल्टर से पास होती हुई किसको, फिल्टर किसको पास कर देगा, सोर्स से लेकर पूरी की पूरी पावर किसको पास कर देगा. क्योंकि ये नेटवर्क तो क्या है, रिएक्टिव है इसकी इम्पीडेंस, लेकिन इसकी क्या है, रेजिस्टिव है. जब आप पूरी पावर को, यहाँ तो पावर का कोई लॉस नहीं हो रहा है,
ठीक है। जितनी भी पावर यहाँ से सोर्स से आएगी वो पूरी की पूरी इसको लोड को पास कर देगी। यानी अगर आपका डिपेंड किस पे कर रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस पे। यानी किसी फिल्टर की जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जिससे आपने टर्मिनेट किया है, अगर वो प्योर रेजिस्टिव है या प्योर रिएक्टिव है। अगर प्योर रेजिस्टिव है तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी उस फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए जिसको आपको पास करना है। और दूसरे केस में क्या करेंगे, लेकिन अगर ये जेड नोड क्या है, रिएक्टिव है, तो वहाँ पे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपके जो अटेन्युएशन कांस्टेंट है जो अल्फ़ा है वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब वहाँ पे अटेन्युएशन होगा, यानी वो पूरे सिग्नल्स को पूरी उसको क्या नहीं करने देगा, रेंज को पास नहीं होने देगा। तो हम बेसिकली यही तो कहते हैं फ़िल्टर को, कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि रियल से इमेजिनरी या इमेजिनरी से रियल में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं, कि किस सिग्नल को पास करना है, किसको नहीं करना है। तो हमें अल्फ़ा, अटेन्युएशन कांस्टेंट अल्फ़ा और जेड नोड, इसके बारे में बात करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि किसी भी फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस और अटेन्युएशन कांस्टेंट के बीच में अगर हमें रिलेशन निकालना है, देन यू विल हैव टू यूज़ द थ्योरम ओवर हेयर। द थ्योरम वुड से, थ्योरम कहती है आपकी कि कोई भी फिल्टर जिसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस प्योर रेजिस्टिव है तो उसका अल्फ़ा क्या है, तो उसका अल्फ़ा 0 होगा उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए। लेकिन अगर दूसरे ऑन द अदर हैंड अगर आपका जो जेड नोड है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, अगर वो प्योर रिएक्टिव है तो वहाँ पे अल्फ़ा क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस रिलेशन को, फॉर दिस रिलेशन वी कैन एक्सप्लेन दिस बाय थ्योरम। तो इस रिलेशन को, अल्फ़ा और जेड नोड के रिलेशन को हम समझने के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे आपका थ्योरम। तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम लिया है। आप टी टाइप नेटवर्क भी ले सकते हैं, आप पाई टाइप नेटवर्क भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ टी टाइप नेटवर्क लिया है। इसमें देखिएगा, जैसे मैंने आपको पता है कि जैसे हमने उसे लास्ट बनाया था, टी टाइप नेटवर्क आपका ऐसा ही होता है, ये वैल्यू Z2 होती है और ये Z1/2 और Z1/2 होता है। ठीक है, ऐसे ही था, ऐसे ही मैंने इसको यहाँ बनाया है। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, ये Z1 यानी Z1/2 ठीक है, और ये हो गया आपका Z2। ठीक है, ये आपकी यहाँ से देखेंगे तो आप जेड नोड जैसा यहाँ ऐसा वहीं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हमने यहाँ पे जेड नोड मानी। या फिगर 1 में हम देखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है टर्मिनेटेड बाय जेड नोड। अब उसके बाद जो हम कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं इफ़ आउटपुट इम्पीडेंस जेड नोड इज़ रियल। अगर ये क्या है, रियल, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके सर्किट में R, X और C तीनों हैं तो आप कैसे लिखते हैं, जेड बराबर R+J XL - XC, यही कहते हैं। यानी ये क्या होता है, रियल पार्ट, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर आपका जो आपको समझ भी आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, अगर ये रेजिस्टिव है, 2 केस बताए ना, तो पहले हम रेजिस्टिव वाला केस बता रही हूँ। तो अगर ये रेजिस्टिव है, R के बराबर है, ये 0 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यानी इमेजिनरी पार्ट तो 0 हो गया और ये क्या हो गया, आपका रियल हो गया। यानी उस केस में जो आपकी इम्पीडेंस है, आउटपुट इम्पीडेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी रियल हो जाएगी। और रियल होने का मतलब क्या होगा, इट मीन्स इट्स रेजिस्टिव, यानी ये रेजिस्टिव हो गई। और उससे क्या होगा, देन देयर वुड बी द पावर लॉस, क्योंकि रजिस्टर में आपका पावर लॉस होता है। ठीक है, रियल होगा, रियल का मतलब है रियल टर्म्स होगी, रियल टर्म का मतलब है R रजिस्टर, और रजिस्टर है तो पावर लॉस होगा। पावर लॉस क्या होगा, P = I²R। बट आपका जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, अभी तो मैं लोड की बात कर रही थी ना, आपकी आउटपुट इम्पीडेंस की। अगर मैं नेटवर्क की इम्पीडेंस की बात करूँ तो बट नेटवर्क किससे मिलके बना है, नेटवर्क मिलके बना है आपका किससे, L और C से। ठीक है, तो और L और C में किसी भी तरह का कोई पावर लॉस नहीं होता। ठीक है, तो उसमें पावर का लॉस आपका नहीं होगा। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है, पावर लॉस नहीं हो रहा है, तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि सोर्स से सारी पावर वो किसको पास कर देगा, आपके लोड को पास कर देगा। मतलब जो आपका फिल्टर नेटवर्क है, मतलब आपका जो ये बीच वाला नेटवर्क है, यहाँ से सारी पावर लेके यहाँ दे देगा, बीच में किसी भी तरह की कोई पावर लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये L और C से मिलके बना है। और L और C एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, ये वो आपका ड्रॉप नहीं करते, तो ये एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, तो यहाँ पर पावर का लॉस नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स द होल पावर ट्रांसफ़र
फ्रॉम सोर्स टू द लोड बाय द फिल्टर नेटवर्क। दैट मीन्स इस केस में अल्फा क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब आपका क्या होगा, रेजिस्टिव लोड की बात कर रहे हैं, डिपेंड लोड पे कर रहा है, आपका जो लोड है वो रेजिस्टिव है। बट उसी जगह देखूँ मैं, बट द इम्पीडेंस फॉर फिल्टर नेटवर्क इज इमेजिनरी। बट आपकी जो नेटवर्क की जो इम्पीडेंस है, नेटवर्क की जो इम्पीडेंस है वो क्या हो सकती, वो तो क्या होगी आपकी इमेजिनरी होगी, और वो किस पे डिपेंड करेगी, एक्स पे डिपेंड करेगी। इसकी तो हमें समझ आ गई है, अब हमें इसकी बात करनी है, ठीक है। तो यानी यहाँ से यहाँ पे ये वाला बीच वाला पार्ट है कि ये वाला बीच वाला पार्ट तो आपका क्या होगा, इमेजिनरी होगा। फिल्टर की जो नेटवर्क की जो इम्पीडेंस है वो क्या है, इमेजिनरी। ये तो हमने रेजिस्टिव ले लिया है, तो और ये इमेजिनरी है तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिया है, हमने यहाँ टी टाइप नेटवर्क, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया है बच्चों, टी टाइप नेटवर्क मैंने अभी आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा टी टाइप नेटवर्क में हमें पता है कि टी टाइप नेटवर्क के लिए हम पिछले सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क में निकाल चुके हैं, सिमेट्रिकल नेटवर्क में कि जेड नोट बराबर टी नेटवर्क के लिए √Z1² बाय 4 + Z1 Z2, और आपका अटेन्युएशन कांस्टेंट क्या है, सॉरी प्रोपोगेशन कांस्टेंट ई गामा इज इक्वल्स टू IS/IR, ठीक है। फिर आपने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है वो पहले से, गामा इधर log टू द बेस ही चला जाएगा, फिर आप इसकी थ्योरम बनाएंगे, और 1 + Z1/2 Z2 + Z0/Z2, ये मैं पूरा आपको पहले से ही समझा चुकी हूँ, ठीक है। टी नेटवर्क के लिए हमने 2 चीज़ें ले ली। अब फॉर द अटेन्युएशन, ये तो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है। अब गामा बराबर क्या होता है आपका, अल्फा प्लस जे बीटा, ये फेज शिफ्ट है, ये भी मैं पूरा समझा चुकी हूँ। और अल्फा क्या है आपका प्रोपोगेशन को अटेन्युएशन कांस्टेंट, ठीक है, ये आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। तो हमें यहाँ पे अल्फा चाहिए अटेन्युएशन कांस्टेंट, तो अल्फा बराबर क्या, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, अल्फा इक्वल टू 20 log टू द बेस IS/IR। IS क्या है आपका सोर्स करंट, इनपुट करंट, और IR क्या है आपका आउटपुट करंट। ये मैं डेसिबल्स में ले रही हूँ, नेपर्स में नहीं ले रही हूँ, वैसे आपकी मर्जी, आप किसी में भी ले सकते हैं। अब हमारी जो इस फिगर से हम देखते हैं, इस कहानी में हमें Z1 Z2 और Z नोट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब Z नोट की वैल्यू तो मैंने आपको अभी ऊपर बताई है, Z नोट √Z1² बाय 4 + Z1 Z2, तो ठीक है। और Z1 Z2 की वैल्यू हमें मिलेगी इससे, तो Z1 की वैल्यू क्या है आपकी, Z1 अगर मैं इसको सीरीज़ में जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा आपका JX1 बन जाएगा, और Z2 की वैल्यू क्या है JX2। Z1 की वैल्यू बोलिए ना, Z1 हाफ हो गया यहाँ, Z1 = JX2, Z1 = JX2, ठीक है। तो आपकी वैल्यू यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, फ्रॉम फिगर Z1 = JX1 और Z2 = JX2, ऐसे ही है फॉर्मूले से, Z2 = JX2, और ये Z1/2 Z1/2 रहता है, तो Z1 हो जाएगा, तो Z1 टोटल क्या हो जाएगा, Z1 कैसे निकलेगा, इसको सीरीज में ऐड कर दो तो JX1 आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को JX1 और JX2 को आप किस में रखोगे, अपनी इक्वेशन में, फर्स्ट वाली में रखिए। जैसे आप इस वैल्यू को रखेंगे JX1, ठीक है, JX1 और JX1/4 प्लस ये Z1 Z2 क्या आ जाएगा X1 X2, तो यहाँ पे J² आपका, ठीक है, इस वैल्यू का लेंगे, और ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी X1²/4 प्लस X1 X2, इसमें पुट करते। इसी तरह आप e⁻ गामा के लिए इसमें भी Z1 Z2 की वैल्यू को रखोगे, Z1 और Z2 की वैल्यू को रखने पर Z1 की वैल्यू रखो, Z2 की वैल्यू रखो, आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी -JZ0/X2, ठीक है। उसके बाद अब कहानी ये आती है कि जैसे मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था यहाँ पे कि इम्पीडेंस फॉर द फिल्टर नेटवर्क इज इमेजिनरी, कि इम्पीडेंस जो है किसी फिल्टर नेटवर्क की इमेजिनरी है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, रिएक्टर कि कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो पॉजिटिव है रिएक्टिव या नेगेटिव है, एल है या सी ज़्यादा है, तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, रिएक्टेंस कितनी ज़्यादा है कम है, ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा X1 और X2 की वैल्यू पर। तो X1 और X2 दो केसेस आ सकते हैं, या तो आपका ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो या ये पूरी टर्म आपकी नेगेटिव हो, ठीक है। तो अगर ये आपकी पूरी टर्म मैंने मान ली कि नेगेटिव है, और इस वैल्यू को मान लिया मैंने a के बराबर, तो मैंने मान लिया -a के बराबर है √-a, और या मैं ये कह दूँ कि ये पूरी पॉजिटिव है, तो मैंने मान ली पॉजिटिव है, तो यानी मैंने इसको मान लिया b के बराबर, ठीक है। तो अब देखिएगा, इन फर्स्ट कंडीशन X1²/4 प्लस X1 X2, मतलब यही वाली वैल्यू जो है आपकी
दिस वन, इसकी जगह मैं क्या रख दे रही हूँ, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा, माइनस ए, ठीक है। तो आप इसकी जैसी वैल्यू को रखोगे यहाँ पे, एक मिनट रुकिएगा। देखिए बच्चे, फर्स्ट कंडीशन में अगर आपका x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस x1 x2 वही जेड नोट इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है, नेगेटिव है, तो मैं माइनस ए के बराबर मान लिया। और जेड नोट की वैल्यू मैंने वापस रख के देखी, जेड नोट अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर, जे को आपको उसमें ख़त्म नहीं करना है उस केस में, क्योंकि माइनस दिखा रहे हैं। तो जे अंडर रूट x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस x1 x2, ये यहीं से आया, मैंने भी आपको दिखाया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी, इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, माइनस ए, अभी तो कहा मैंने माइनस ए, जे मैंने जानबूझ के लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस क्या होता है, जे स्क्वायर, ये तो जे, ये अगर जे स्क्वायर हमें पता है जे स्क्वायर बराबर -1 होता है, ये जे बाहर आ जाएगा, तो अगेन क्या हो जाएगा, जे स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए, तो जे की, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी जे क्यू माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुल मिला के ये कहा कि ये वैल्यू आपके बराबर रहेगी अंडर रूट ए के, ठीक है, अंडर रूट ए के बराबर हमने इसकी वैल्यू को मान लिया। समझ आ रही मेरे को। उसके बाद में हम चले प्रोपोगेशन कांस्टेंट पे, आई एस अपॉन आई आर 1 प्लस z1 अपॉन 2 z2 माइनस जे दैट वन, x1 अपॉन 2 x2 माइनस जे जेड नोट अपॉन x2, वही वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आई। आपने क्या किया, इस पूरी वैल्यू में आपने इसको सॉल्व किया वैल्यू को, ठीक है, इस वाले को अंडर रूट ले लिया ना रियल इमेजिनरी करने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे। अब तो आपने दोनों तरफ का स्क्वायर किया, दोनों तरफ का, तो इसका रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, तो यही वाली वैल्यू आएगी आपकी। जेड नोट को अभी आपने ऊपर कहा ही है, हम के ए मान रहे हैं उसको, अभी तो कहा मैंने जेड नोट को हम अभी ये मान रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसकी जगह आपने जेड नोट की जगह माइनस ए रख दिया, ठीक है, अभी तो बताया मैंने जेड इस, ठीक है, ये इस जेड नोट की जगह वैल्यू क्या आई है, तो मैंने जेड नोट की जगह क्या रख दिया, माइनस ए रख दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस रियल का स्क्वायर इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ए अपॉन x2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट था तो ये बन जाएगा ए, जेड नोट बराबर अंडर रूट ए क्या है ना, तो ये ए स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस पूरे को ओपन करेंगे जब आप, ठीक है, तो जैसे आप इस पूरे को ओपन करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर, दिस वन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 से 2 कट जाएगा, x1 अपॉन x2। फिर आप क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इस ए की वैल्यू मैंने भी आपको बताई है यहाँ पे विद माइनस साइन, इस माइनस को इधर ले जाइए, और यही x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस x1 x2 ये आप यहाँ रख दीजिए ए अपॉन x2 स्क्वायर में। तो सॉल्व करने के बाद आपकी ये वाली टर्म्स आएंगी, तो ये आपका आई एस अपॉन आई आर, ये पूरा कट आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ अंडर रूट 1 बचेगा, आई एस अपॉन आई आर, तो ये 1 आया। तो अभी हमें पता है कि अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर आपका हो गया 20 log टू द बेस 10 आई एस अपॉन आई आर, ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखा भी दिखाया है डीबी में। तो यहाँ पे आई एस अपॉन आई आर की वैल्यू भी आपकी क्या आई है, जब आपका क्या था, आपका x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस x1 x2 किसके बराबर था, नेगेटिव था x1 x2, तो ये आपका क्या हो गया, ये सब होना यार, इसमें आप 1 रखेंगे, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यानी अल्फा बराबर आपका क्या आ गया 0 के, यानी कोई भी अटेन्युएशन नहीं होगी। समझ आई मेरी। यानी तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेट में फिल्टर नेटवर्क में इस वाली कंडीशन में जब वो रेजिस्टिव होगा तो अल्फा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब कोई भी अटेन्युएशन नहीं होगी, मतलब। और आपकी जेड नोट क्या थी, आर के बराबर थी, आर का मतलब है रेजिस्टिव थी, ठीक है, यानी रियल थी। तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो क्या है, रियल है, फिल्टर नेटवर्क द्वारा क्या है, अल्फा 0 है, और जेड नोट क्या है, रियल है, यानी ये क्या करेगा, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो रियल है, यानी उस बैंड के लिए वो बैंड फिल्टर को पूरा पूरा पास कर देगा, ठीक है, अटेन्युएट नहीं करेगा। अब इसी में हम ज़रा आगे चले, नेक्स्ट वाला केस, ये आपका यहीं से आ जाएगा। अगर मैं x1 अपॉन 4 प्लस x1 x2 को ये कहूँ, अगर मैं इसको क्या कहूँ कि b के बराबर कह दूँ, ठीक है, तब हम क्या कहेंगे, समीकरण में क्या हो जाएगा आपका, जेड नोट बराबर जे अंडर रूट ऑफ, जो अभी आपने ये भी किया है, x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस x1 x2, और यहाँ पे j क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस बी, जैसे वहाँ पे क्या था, माइनस ए था, ठीक है। अब
इक्वेशन फिफ्थ में क्या हो जाएगा, वही आई एस अपॉन आई आर, सॉरी जैसे अभी आपने यहाँ पे किया आई एस अपॉन आई आर, ठीक है, 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 माइनस जे जेड नोड अपॉन x2। तो कैसे चेंज कर दोगे, जैसे यहाँ पे चेंज किया था ए के साथ में रिप्लेस किया था, ऐसे हम यहाँ पे कर देंगे फटाफट। 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 माइनस जे अंडर रूट बी, यही है, डिवाइड बाय x2, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आई एस अपॉन आई आर 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 प्लस अंडर रूट जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट बी अपॉन x2। अब इसको मैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट में करके फटाफट बता रही हूँ आपको। देखिए आई एस अपॉन आई आर 1 प्लस x1 अपॉन 2x2 प्लस अंडर रूट बी की वैल्यू जो अभी आपने ऊपर से लिखी है जे अंडर रूट x1 स्क्वायर बाय 4 प्लस x1 x2, वो आप यहाँ रखेंगे और x2 जो इसके नीचे है वो मैंने बाहर ले लिया, पूरा अंडर रूट में था ईजी करने के लिए। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 के बराबर नहीं आएगी, जैसे हमारे यहाँ पे 1 के बराबर आ गई थी आई एस अपॉन आई आर की वैल्यू 1 के, ये 1 से हमेशा ज़्यादा आएगी, तो 1 से ज़्यादा आएगी तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको अल्फा बराबर 20 log टू द बेस आई एस अपॉन आई आर में रखोगे तो 0 तो आएगी नहीं, 0 से ज़्यादा आएगी, यानी आप ये कह सकते हैं अल्फा बराबर दैट मीन्स वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो अल्फा बराबर 20 log टू द बेस 10 आई एस अपॉन आई आर क्या हो जाएगी, 20 log टू द बेस इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये वाली वैल्यू कभी भी किसके बराबर नहीं आएगी, इक्वल टू 0 के बराबर, यानी 1 के बराबर आएगी। तो और यहाँ पे लास्ट हम दिखाएंगे जेड नोट बराबर किसके आ रहा है आपका, अंडर रूट जे बी के। तो यहाँ से इस वाले टर्म में तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका अटेनुएशन है वो तो क्या है, 0 के बराबर नहीं है, मतलब अटेनुएट ये क्या करेगा, बैंड फिल्टर के लिए अटेनुएशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये उसको पास नहीं होने देगा, अटेनुएशन का मतलब यही होता है, ठीक है। और जो आपका ये ऊपर आ रहा है जेड नोट इज इक्वल टू जे अंडर रूट बी, ये जो ये है इसका मतलब है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है वो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, यानी वो रेजिस्टिव नहीं है, रिएक्टिव है, ठीक है। ये आपका था टोटल कि आप कैसे उसकी रिलेशंस को निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।